गुड मॉर्निंग एमसीएल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजयजीत बहादुर पटेल, मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड आप सभी का स्वागत करती है आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 132 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों अपने साथ पानी की बोतल, पेन और नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस हो उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो है एमसीएल मिशन, विजन और प्लेज।
दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार की सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह की गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैंने आयोजित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम करने में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य। नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है, इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता। निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में प्रगति कर सकें। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग, दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उसे किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल हो। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी, सदस्यों, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आलोचना के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि कोई भी सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा।
थॉट ऑफ द डे, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जी हाँ दोस्तों, आज की पर्यावरण को बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। और वैसे ही आज के जो आने वाले स्पीकर हैं, ऑल द वे फ्रॉम सांगली डिस्ट्रिक्ट, इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो ये सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने बेंगलोर में अपनी पढ़ाई पूरी की है, और साथ ही साथ एडिशनल कलेक्टर सतारा की मल्लिका अर्जुन माने की वाइफ हैं। और दोस्तों, और अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए चल पड़ी हैं। लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम जट तालुका, नारी शक्ति ऑफ एमसीएल, मिसेस मिताली माने। ओवर टू यू मैम। Uh, Good morning, MCL family. Thank you, Digvijay sir. First of all, I want to thank Meera Ai and Sham sir for giving us this platform, and my special thanks to Prachi ma'am for inspiring all women entrepreneurs of MCL family and teaching us how to stay strong and positive during such difficult situation. Today, I am going to tell you a small story of courage. Roja Reddy, IBM Techie to agro entrepreneur. Roja Reddy, drought prone. Next slide. Roja Reddy, drought prone area, दोन्ने विलेज, चित्रदुर्ग, कर्नाटका स्टेट से है। रोजा रेड्डी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट स्लाइड। रोजा रेड्डी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईबीएम कंपनी में काम कर रही थी। उनका शहर में एक सुरक्षित नौकरी, अच्छा इनकम और सुविधा का जीवन था। उन्होंने लॉकडाउन के बाद 2018 और 19 के दौरान वो अपने गांव गई। उन्होंने देखा कि उनकी पुश्तैनी जमीन सूख चुकी है। केमिकल खेती के कारण मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई थी। उसी समय उन्होंने बड़ा निर्णय लिया, अपनी आईटी नौकरी छोड़कर अपनी जमीन को फिर से जीवन देने का। और चैलेंजेस, लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रही है, खेती बहुत मुश्किल है और बहुत कठिनाई फेस करना पड़ेगा। लेकिन रोजा का मानना था इंजीनियरिंग का मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उन्होंने खेती में ऑर्गेनिक खेती का सोचा और साइंटिफिक टेक्निक से मिट्टी की टेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पानी का सही उपयोग और बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन। उन्होंने निसर्ग नेटिव फार्म्स की शुरुआत की। शुरुआत में कई कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा। उन्होंने 40 प्रकार के वेजिटेबल्स और प्रोमोग्रेनेट का ऑर्गेनिक खेती की, गांव के लोगों का विश्वास जीता और रोजगार भी मिला। आज वो 50 एकड़ जमीन पर 20 के अधिक लोगों के साथ ऑर्गेनिक खेती कर रही है। वर्ष 2021 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार भी मिला। उनका वर्ष का टर्नओवर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक हो गया है। और माइक्रो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन बैकवर्ड रीजन वो भी उन्होंने क्रिएट किया। ऑफिस से कोड लिखने से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग तक का सफर, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और ज्ञान मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर सुरेश प्रताप सिंह जी, सैंडीला, उत्तर प्रदेश से। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मिताली मैम, आपने बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी सुनाई। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमस्कार साथियों, मैं सूरज प्रताप सिंह आज आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन का एपिसोड 132 20 फरवरी 2026 को चला है और आज का जो टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के बारे में सीखते हैं। तो जल संरक्षण क्या है, इसका परिचय देते हैं। जल जीवन का आधार है। हम सभी को पता है कि जीवन अगर है तो जल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पे हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पे जल की बहुत ज्यादा मात्रा है, 3/4 हमारी पृथ्वी पे जल है। लेकिन
लोगों की सोच में कि इतना जल होने के बाद हम लोगों को क्या चिंता, इसमें उन लोगों को पता होना चाहिए कि इतना जल होने के बावजूद उस पृथ्वी पर उपलब्ध जल में केवल 1% ही जल पीने योग्य है। हमारे उपयोग में जो आने वाला जल है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण जल संकट बढ़ रहा है। हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के कारण जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जो हमारा जल संकट है वो और भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि हमें इस जल का संकट कैसे रोकना है। उसके लिए हमें जल संरक्षण करना पड़ेगा। जल संरक्षण क्या है? जल का सही और सीमित उपयोग करना ही जल संरक्षण है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जल का हम सीमित और सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, जिससे जल की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। और जल की बर्बादी को रोकना ही भविष्य को सुरक्षित करना है। क्योंकि आज की डेट में अगर हमारे पास जल की उपलब्धता रहेगी तो भविष्य भी हमारा सुरक्षित रहेगा। जल के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज बचाएं, कल सुरक्षित करें। यदि आज हम जल को बचाते हैं तो हमारा कल सुरक्षित होगा। जल संरक्षण विकास या विनाश का मोड़, इसमें सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए। हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। भूजल संरक्षण होना चाहिए। पृथ्वी में जो हमारा जल है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। वन संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि वन ही वर्षा में सहायक होते हैं। सबसे पहले जल संरक्षण करने से पहले हम लोगों को यह देखना होगा कि जल कहाँ कहाँ पर नष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले घरेलू स्तर पे हम देखते हैं जल की कहाँ पे बर्बादी हो रही है। नल को खुला छोड़ देना हम लोगों की आदत में शामिल हो गया है कि हम लोग अपना काम करते हैं, काम करते करते अपने नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी का जो है बर्बादी होती रहती है। आज की डेट में हर एक घर में कहीं ना कहीं समरसेबल हो गया है और टंकी हर के घर के छत पे लगी हुई है। और उसको जब हम भरने में करते हैं तो कोई मेहनत तो लगती नहीं है, केवल एक बटन दबानी है। हमने बटन दबा के छोड़ दिया और टंकी भर जाती है। भरने के बाद में भी हम ध्यान नहीं देते हैं और टंकी ओवरफ्लो होती है। इससे बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है, बहता चला जाता है, नालियों में चला जाता है। इससे भी जल की बर्बादी होती है। हम लोग क्या करते हैं, पाइप से गाड़ी को धोते हैं। पाइप को गाड़ी में धोने समय हम उसको जब धोते रहते हैं तो पाइप को खुला ही छोड़ देते हैं जब तक पानी बहता रहता है। जब तक हमारी गाड़ी धो नहीं जाती है तब तक वो पाइप से पानी बहता रहता है। ये भी एक पानी की बर्बादी का कारण है। लीकेज महीनों तक ठीक ना करना। हम देखते हैं जो पाइपलाइंस हैं, आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल योजना चलाई है, जिसमें हर एक घर में, गांव गांव में, हर घर में पानी की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। पानी पहुंचाया जा रहा है टंकी के द्वारा। तो हर गांव में पाइपलाइन डाली गई है और पाइपलाइन डालने के बाद में वहां पे क्या होता है, जो सरकारी काम है, पाइपलाइन कई जगह पे लीकेज हो जाती है, जिससे कि उसे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो महीनों तक ऐसी पड़ी रहती है और पानी का वेस्टेज चलता रहता है। हम कई जगह पे देखते हैं, गांव से बिलोंग करने के कारण मुझे देखने को मिलता है कि कई लोगों के घर पे जो लगे हुए हैं नल और पाइपलाइन से पानी आ रहा है, वो लोग क्या करते हैं, उस पाइप को बंद नहीं करते हैं और लगातार पानी ओवरफ्लो में चलता रहता है, बहता रहता है। उसकी वेस्टेज लगातार बढ़ती जा रही है। आरओ का पानी सीधे हम लोग नाली में छोड़ देते हैं, जिससे भी बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन लाखों लीटर जल व्यर्थ में चला जाता है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जल दोहन। कृषि क्षेत्र में भी आज की डेट में देखें, पहले लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, मशीन लगानी पड़ती थी और उसमें डीजल डालना पड़ता था, तो लोग सीमित मात्रा में खेती की सिंचाई करते थे। अभी क्या है, हर गांव में, हर क्षेत्र में भी जो है बिजली के सिंचाई के उपकरण लग गए हैं, जिससे कि क्या करते हैं लोग, सिंचाई को मात्रा से ज्यादा, अधिक ज्यादा सिंचाई कर देते हैं। दिन भर ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं और ड्रिप स्प्रिंकलर का सीमित उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि भूजल तेजी से गिरता चला जा रहा है, क्योंकि जब हम जल पृथ्वी से निकालते रहेंगे तो उसका स्तर तो दिन प्रतिदिन गिरना ही है। गांव में समरसेबल का प्रभाव, लगभग हर घर में समरसेबल पंप है। आज की डेट में अगर देखा जाए, इतना विकसित हमारा देश जो है विकासशील है और विकसित होता जा रहा है, जिससे हर एक घर में हम देखते हैं समरसेबल है। और समरसेबल लगा करके वो लोग क्या करते हैं, 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध है, लगातार जल दोहन उसी के द्वारा हो रहा है। हमें पानी की थोड़ी सी आवश्यकता है तो उसके लिए, अगर व्यक्ति को पीने का भी पानी चाहिए, तो अगर वो ताजा पानी निकाल रहा है तो पानी निकालने के चक्कर में कई जो है लीटर पानी बहा देता है, उसके बाद पानी लेता है। थोड़ा सा भी पानी की आवश्यकता है तो वो समर द्वारा ही निकालता है
और भूजल पुनर्भरण में भी अधिक निकासी हो रही है। भूजल जो पुनर्भरण होता है, वर्षा के द्वारा जो भूजल रिचार्ज होता है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग पानी निकाल रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? हैंडपंप सूख जाते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को पता है, या कहीं भी रहने वाले लोगों को पता है कि जहां पे हम लोग हैंडपंप से काम चला लेते थे, आज वहां पे हैंडपंप सूखे जा रहे हैं, कुएं खाली हो गए हैं, जल स्तर 200 से 300 फीट तक नीचे चला गया है, जहां पानी मिलना मुश्किल हो गया है। भारत में गंभीर जल संकट वाले क्षेत्र, ऐसे बहुत से क्षेत्र हमको देखने को मिलेंगे जहां पे गंभीर जल संकट हो चुका है। चेन्नई 2019 में चेन्नई में डे जीरो जैसी स्थिति आ गई थी। आप सोच सकते हैं कितनी स्थिति खराब हो रही है, और ये सब कारण हमारी वजह से ही है। हम लोग जल संरक्षण नहीं कर रहे हैं। लाटूर में आपने सुना होगा, ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा था। बुंदेलखंड में बार बार सूखा पड़ जाता है। और बेंगलुरु में की बात करें तो बेंगलुरु में 1000 फीट से भी ज्यादा भूजल स्तर गिर गया है। आज ये शहर है, कल हमारा क्षेत्र भी हो सकता है, अगर हमने ध्यान से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है? भारत में औसतन अच्छी वर्षा होती है। हमें यह देखना है कि जल संचयन हमें क्यों करना है। तो हमें पता चलता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो लगभग में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि 70 से 80% पानी बहकर फिर चला जाता है। हम लोग उसका संचयन सही तरीके से नहीं करते हैं, और 70 से 80% पानी बह जाता है। यदि हर गांव वर्षा जल रोके तो क्या होगा? भूजल स्तर बढ़ जाएगा। हर गांव अगर अपनी जिम्मेदारी ले ले, उनको अगर हम लोग जागरूक करें, तो भूजल स्तर फिर से बढ़ सकता है। क्योंकि वर्षा का पानी अगर हम रोक लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। सिंचाई की समस्या कम हो जाएगी, पीने का जल सुरक्षित होगा। जगह जगह पर हार्वेस्टिंग कैसे करें? हमें कैसे करना होगा जगह जगह पे हार्वेस्टिंग? तो छत आधारित प्रणाली पे क्या करें? स्कूल, पंचायत भवन, घरों पे छत आधारित प्रणाली अपना सकते हैं। पाइप टैंक द्वारा या सोक पिट में से कर सकते हैं। खेत तालाब, प्रत्येक किसान अपने खेत में छोटा तालाब बना सकता है। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हर एक किसान अपनी जिम्मेदारी ले और अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब बना ले, जिससे कि जो पानी बह करके चला जाता है वो पानी हम संरक्षित कर सके, जिससे कि हमारा वाटर लेवल जो है वो बरकरार बना रहे। सोक पिट और रिचार्ज वेल, हैंडपंप के पास रिचार्ज पिट बना दें, छोटे से गड्ढे बना करके उसमें जो है रिचार्ज पिट बना दें। चेक डैम या मिट्टी बांध, छोटे नालों पर अस्थायी बांध बना दें, जिससे कि हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सरकार की भूमिका, मनरेगा के तहत जल संरचनाएं बहुत सी चली जा रही हैं, जिसके जल संरचनाएं चलाई हैं मनरेगा ने। सरकार भी इस पे बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, और सरकार ने मनरेगा के तहत तालाब खुदाई करवाने का काम किया है, चेक डैम निर्माण करवाया है, मिट्टी बांध बनवाती है, जल संरक्षण परियोजनाएं चलाती है। और इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि जब तालाब खुदाई, चेक डैम निर्माण, मिट्टी बांध ये सब बनेगा तो उसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। उसके कारण जल उपलब्धता भी बहुत मात्रा में रहती है। जब हम ये तालाब का निर्माण करेंगे तो हमारे पास जल भी उपलब्ध रहेगा, और कृषि उत्पादन में जब जल हमारे पास अच्छा होगा तो हम कृषि का अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता बस यही है कि सही योजना बनाएं, उसकी निगरानी करें, और जन भागीदारी होनी चाहिए। सरकार की पहल, सरकार भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार भी समझ रही है, जान रही है कि जो जल संकट आने वाला है उसको कहीं से रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ही लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि जल को सुरक्षित करें, संरक्षित करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। वन संरक्षण और जल, कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि वन जो होते हैं वर्षा लाने में सहायक होते हैं, और वन अगर संरक्षित हम लोग कर लेते हैं तो वर्षा भी, जल भी संरक्षित हो सकता है। वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होने से जल अच्छा हमारे पास मिलेगा, और उस जल को हम संचयित कर लेंगे, जिससे कि जल संरक्षण बहुत ही अच्छा हो सकता है। वन कटाई का जो है बहुत ज्यादा जल संरक्षण पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वन कटाई जितनी तेजी से चल रही है उसी से वर्षा में कमी आ रही है, मिट्टी कटाव बढ़ता चला जा रहा है, भूजल रिचार्ज कम होता चला जा रहा है। और वन की कटाई से क्या होता है कि जब वर्षा कम होगी, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है? तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। हमारे डॉक्टर शाम सर लगातार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातचीत करते हैं, और एमसीएल का विजन ही रखा है ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण को
दूर करना, तो ये भी उसी से बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा जल का संकट का मूल कारण है वो है वनों का क्षय। अगर हम वन का क्षय रोक लेते हैं तो जल संरक्षण भी हमारा हो सकता है। वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहिए, हर परिवार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत की देखभाल, भारत में जो है हर एक स्थिति अच्छी बने रहे, इससे हमारा भी जो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। हर एक परिवार को कम से कम 5 से 10 पौधे लगाने चाहिए। स्कूल, पंचायत, सड़क किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए, स्कूलों में वृक्षारोपण करना चाहिए, पंचायत में जो जगह पड़ी हो उसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हम लोग देखते हैं सड़क किनारे काफी जगह होती है, उसमें हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में सामूहिक अभियान चला करके हम जल संचयित कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में पानी जब बारिश होती है तो उसका जल संरक्षित कर सकते हैं। एक परिपक्व पेड़, जब पेड़ बन के तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो हजारों लीटर पानी संरक्षित करने में मदद करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 10 पेड़ लगा दिए तो पता नहीं कितने लाखों लीटर आपने जो है पानी संरक्षित कर लिया। सामुदायिक मॉडल, एक आदर्श गांव का जल मॉडल क्या होना चाहिए? हर घर में वर्षा जल संचयन होना चाहिए। हर एक घर को वर्षा जल संचयन कैसे करना है उसके लिए एक मॉडल बनाना चाहिए। सामुदायिक तालाब बनाना चाहिए। हम लोगों के गांव में जो है घरों के आसपास एक सामुदायिक तालाब हो, जिससे सारा पानी हमारा जो है बह करके इधर उधर ना जाए और उसी में रहे। ड्रिप सिंचाई होनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई से पानी की जो वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। सीमित भूजल दोहन, और हमें जितना हो सके उतना सीमित भूजल जो पृथ्वी का जल है उसका उपयोग करना चाहिए। सामूहिक वृक्षारोपण, हम लोगों को मिल करके वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारी जिम्मेदारी, जल का जिम्मेदारी से उपयोग करें, सरकार की योजनाओं की निगरानी रखें, जल समिति का गठन करें, बच्चों को जागरूक करना। हम अपने घरों में, विद्यालयों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करें, आने वाले जल संकट के बारे में बताएं ताकि वो जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। ब्रश करते समय नल बंद रखें। ब्रश करते समय हम लोग देखते हैं कि अपना नल खोल दिया और वो चलता रहता है, जब तक हम ब्रश करते रहते हैं तब तक लीटरों पानी बह करके चला जाता है। तो जल बंद रखें, नल बंद रखें। बाल्टी से स्नान करें। हम लोग आज की डेट में देखते हैं बहुत लोग सीधे पाइप से ही स्नान करने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा पानी वेस्टेज चला जाता है। तो हमें सीमित उपयोग करना है, इसलिए बाल्टी से स्नान करें। समाज में जागरूकता फैलाएं और जितना हो सके लोगों को जागरूक करें कि जल संरक्षित करें। निष्कर्ष, जल केवल संसाधन नहीं, अस्तित्व है। वन केवल हरियाली नहीं, वर्षा का आधार है। विकास तभी संभव है जब जल सुरक्षित है। जल संसाधन ही नहीं, हमारा अस्तित्व है, हमारे जीवन को रखने वाला जल है। और वन हरियाली ही के साथ साथ वर्षा लाते हैं, और विकास तभी सुरक्षित है जब जल सुरक्षित है। निष्कर्ष निकलता है, जल है तो कल है। पानी बचाओ, भविष्य बनाओ। हमें देखना होगा कि क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो अगर जल ही रहेगा तभी जीवन संभव है। जल है तो कल है। अगर हम पानी बचाएंगे तो अपना भविष्य बनाएंगे। यदि आज हम जल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना, धन्यवाद। और मैं अब अपने मेंटर को बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्पीकर हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार, शिल्पकार, हमारे डॉक्टर श्याम गोलप सर, जो कि आगे थैंक यू सूरज सिंह जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन था। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो एमसीएल फंडिंग का स्टेटस यह है कि एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। इस फंडिंग की पहली किस्त हमें प्राप्त हो चुकी है और इसको इस्तेमाल करने की जो परमिशन है वो भी हमें मिल चुकी है। बस इसके इस्तेमाल के पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने थे, वो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरे कर दिए है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ करेक्शंस थे, वो भी हमने पूरे कर दिए।
अब जैसे ही हमारी इन्वेस्टर की टीम इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेगी, मैं आपको एक स्पेशल वेबिनार लेके इसके बारे में बताऊंगा। पूरा पेपर वर्क, पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, आज हम ऐसे पोजीशन में हैं कि हम किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को हमारे इस फंड का कंफर्मेशन वेरिफिकेशन दे सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से आज हम इस फंडिंग को लेके कई सारे मुश्किलों का या चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज पूरी तरह से ये इस फंडिंग का काम हमने कर दिया है। दोस्तों, इस फंडिंग को लेके यानी अपने लायबिलिटीज को लेके कहीं भी कोई अगर लीगल इशू है तो इसको हम 100% अभी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पोजीशन में आज हम लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने रिफंड्स और लायबिलिटीज के लिए लीगल प्रोसीडिंग की शुरुआत की है। तो ऐसे जगह पे हम भी लीगल प्रोसीडिंग द्वारा जो भी कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसके अनुसार हम उनकी लायबिलिटी, हम उनके रिफंड्स को पूरा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिन्होंने अपनी मांग, अपने रिफंड्स, लायबिलिटीज हमारी तरफ दी है, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की है। तो उनके ऐसे केसेस में जो उन्हें रिफंड्स या लायबिलिटीज करने, वो तो हमारे स्तर पे होगा। वो बहुत फास्ट हमारे लेवल पे हम कर सकते हैं और बहुत जल्द करेंगे। दोस्तों, अभी इस रिफंड और लायबिलिटीज के लिए ना एक सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और इस सिस्टम के अनुसार वो प्रोसेस की शुरुआत होगी और ये प्रोसेस ये सभी तरह के रिफंड्स, लायबिलिटीज को पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ रिफंड्स और लायबिलिटीज की नहीं है। बात है उस विजन और मिशन के लिए जिसके लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, करना होगा बिजनेस। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, सबसे महत्वपूर्ण काम जिस पर हम सभी लोग मिलकर फोकस करेंगे वो होगा बिजनेस। अब ये जो रिफंड लायबिलिटी की बात है ना, ये अपने सिस्टम द्वारा, प्रोसेस द्वारा चलती रहेगी और वो इस तरह एफिशिएंटली चलेगी कि हमें उसके बारे में सोचने या डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी होगा इसके बाद, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शुरू होने के बाद, वो होगा बिजनेस। क्योंकि हम अब ये इन्वेस्टर की जो टीम है या इन्वेस्टर्स ने जो हमारी मदद की है, उसका भी कारण है ये पर्पज। इन्वेस्टर्स ने पैसे हमें इसलिए नहीं दिए कि हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स ने पैसे हमें इसलिए नहीं दिए कि हमारे पास बहुत सारा कोलैटरल है जिसके अगेंस्ट उन्होंने पैसे दिए, नहीं। इन्वेस्टर ने इसलिए पैसे नहीं दिए कि ताकि वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल चाहते, वो मैनेजमेंट में कंट्रोल या बोर्ड सीट चाहते हैं, डायरेक्टर्स कंट्रोल चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हमारा ये जो पूरा परिवार है, हमारे सभी जो उद्योजक है, हमारे स्टार्टअप्स है, इसके माध्यम से वो अपने बिजनेस करें, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने जो पर्पस, जो उद्देश्य के साथ आपने इन सब चीजों की शुरुआत करी, उसे आप पूरा कीजिए। ये जो बिजनेस रोड मैप आपने बनाया है पूरे परिवार के लिए, उस बिजनेस रोड मैप को जल्द से जल्द पूरा करें। इस बिजनेस के माध्यम से आप इस पर्यावरण का ख्याल रखिए। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने किसानों को अच्छी आय बना के दें। इस बिजनेस के माध्यम से आप महिलाओं का आत्मसंरक्षण, उनका एम्पावरमेंट बढ़ाए। तो दोस्तों, इस चीज के लिए इन्वेस्टर्स ने हमारी मदद की और हमने जो फंडिंग का इंतजाम किया है, वो कितना किया है, तो हमने अपने पूरे परिवार के लिए, सभी एमएसएस, सभी एमवीपी, सभी एमपीओस के लिए एक बिजनेस रोडमैप बनाया है। और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए हमने अपने अपनी फंडिंग का इंतजाम किया है। इस बिजनेस रोडमैप में हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल, हर एमएसएस, एमवीपी और एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। तो ये सब करने के लिए हमने फंडिंग की व्यवस्था की है और ये सब करने के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था की है ना, उसका ये पहला ट्रांच। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे परिवार में हजारों की तादाद में उद्योजक है और अगर हजारों की तादाद में, उस हजारों के लेवल पे अगर हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो कितने बड़े स्केल में हमने इस बिजनेस का गठन किया है या इस फंडिंग का गठन किया है, इस फंडिंग का इंतजाम किया है। और इतने बड़े स्केल में ये जो रिफंड्स, लायबिलिटीज है, ये बहुत सीमित है, ये बहुत लिमिटेड है। तो मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं कि इस फंडिंग के बारे में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये फंडिंग का पूरा अच्छी तरह से काम हमने कर दिया है।
इनफैक्ट आप जो हो ना, आप अपने बिजनेस के बारे में उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि इसकी फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे शुरू होगी तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, वो कौन से बिजनेस होंगे जो मैं इमीडिएट लेवल पे हमारे गांव के स्तर पर, हमारे तहसील के स्तर पर कर सकता हूं। कई सारी ऐसी चीजें होगी, कई सारी छोटी छोटी चीजें होगी, लेकिन जो बड़े अवसर निर्माण कर सकती है हमारे किसानों के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो आप उस बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग बहुत सबसे अच्छे ऐसे एंटरप्रेनर हैं। आप सभी लोगों ने साबित कर दिया है। सबसे पहले तो जिस प्रोसेस से आप एमसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रोसेस ही हमने ऐसे बनाया था कि सिर्फ अच्छे लोग इस समुदाय में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फैमिली में आए। लेकिन उसके बाद आज इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, हमने बिजनेस की वैसी शुरुआत नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। उसी के उसके बावजूद आप इस विजन के लिए, मिशन के लिए आप डटे हुए, आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो। मैं तो समझता हूं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जैसी एमसीएल। एमसीएल दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की वजह से। आप बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। फंडिंग की इंतजाम, फंडिंग की जिम्मेदारी हमेशा एमसीएल की रहेगी, मेरी खुद की रहेगी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीएल की इस फंड की होगी इस बिजनेसेस के लिए। और जैसे ही अभी इस फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी ना, ये रुकेगी नहीं। जब तक हम अपना ये बिजनेस रोड मैप पूरा नहीं करते तब तक ये फंडिंग अभी रुकेगी नहीं। और जैसे ही जैसे ही हमने इस फंडिंग के साथ इस बिजनेस रोड मैप को पूरा किया, उसके बाद तो फंडिंग के कई सारे विकल्प खुलने वाले हैं। इसके बाद तो हमें इस फंडिंग की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होगी, इसे पोजीशन में हम होंगे। और दोस्तों अभी आने वाले दिनों में ये सब फंडिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और हम सबको मिलके हमारे इस विजन और मिशन के लिए, हमारे इस बिजनेस के लिए काम करना होगा। और ये जो बिजनेस भी हम करेंगे ना, ये बिजनेस हम इस तरीके से करेंगे जैसे किसी ने अभी तक किया नहीं होगा। हम बिजनेस करेंगे एक क्रांति की तरह, एक आंदोलन की तरह, क्योंकि हम एक उद्देश्य के साथ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है। हमारा पर्पज है एक, और हमारा पर्पज है कि हमें इस दुनिया को बचाना है। हमें हमारी माँ को, इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज से और इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। और उसका एक ही तरीका, ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में है, उसको रिप्लेस करना होगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ। इसलिए हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है उसको रिप्लेस करना होगा कृषि आधारित चीजों के साथ, जो हमारे खेतों से आएगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी और साथ ही साथ इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और ये करना होगा बिजनेस के माध्यम से। और जिस तरह से ये संकट अभी इतना बड़ा हो चुका है, जिस तरह से ये संकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, उसी तरीके से उस सॉल्यूशन के ऊपर भी हमें काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना होगा कृषि आधारित चीजों के साथ, और ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखना होगा। दोस्तों हम भले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी सोच एक एनजीओ जैसी है। आज ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के संकट को लेकर हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं। हजारों तो रजिस्टर्ड है, कई सारे अनरजिस्टर्ड हजारों गुट काम कर रहे हैं। और दोस्तों इनमें करोड़ों लोग हैं जो अपने अपनी तरह से पूरा योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके इस ग्लोबल वार्मिंग को बचें। और ऐसे इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस के माध्यम से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डेमो प्रोजेक्ट लगा रहा है, कोई पायलट प्रोजेक्ट लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस के माध्यम से कोई प्लास्टिक के ऊपर विकल्प कर रहा है, विकल्प निकाल रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करना चाहता है और करके दिखा रहा है। लेकिन ये सब चीजें, ये सब एफर्ट्स जिस लेवल पे हो रहे हैं, जिस स्केल में हो रही है, वो स्केल इतना बड़ा नहीं है कि जिसे ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण कि ये जो सॉल्यूशन है ये सर्वसमावेशक नहीं है कि जो पूरी तरह से इस क्लाइमेट चेंज को इसको रोकेगा। और ऐसी परिस्थिति में सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है एमसीएल का। दोस्तों एमसीएल अपने हजारों उद्योजकों के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करने वाला है, और अपने बिजनेस के माध्यम से हम दुनिया के सामने रखेंगे कि किस तरह आप अपने गांव को, आप अपने शहर को, आप अपने कम्युनिटी को कार्बन न्यूट्रल या सस्टेनेबल कर सकते हैं। किस तरह से आप अपने समाज को
इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के संकट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। और ये जो तरीका होगा, एक तो ये सर्वसमावेशक होगा। उस कम्युनिटी में आज जो भी तेल की चीजें हैं, जो भी तेल से हम चीजें तैयार करते हैं, जिसका उपभोग देते हैं, उसको 100% रिप्लेस करेंगे। और वो स्केल में होगा दोस्तों, उस स्केल में करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सोल्यूशन ये दुनिया समझेगी, ये दुनिया एक्सेप्ट करेगी। जिस तरह से आज ये संकट गहरा या बड़ा होता जा रहा है, उसी लेवल पे, उसी स्केल में हमें अपने सोल्यूशन के ऊपर भी काम करना होगा। इसलिए हम जो काम करेंगे, हम नॉर्मल ऑर्गेनिक बिजनेस डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे एक आंदोलन की तरह, हम काम करेंगे एक क्रांति की तरह। ये आंदोलन और क्रांति होगी लोगों की। ये लोग उपभोक्ता हो गए जो इस तेल आधारित चीजों को देके कृषि आधारित चीजों को अपनाएंगे दोस्तों। और वो मंच होगा एमसीएल का। हम जिस तरह से बिजनेस करने वाले हैं ना, वो बिजनेस करने का तरीका अभी तक किसी भी कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा, इस लेवल पे हम बिजनेस करेंगे। और उसका परिणाम ऐसे होगा कि अभी आने वाले दिनों में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन एमसीएल बनेगी। और देखते ही देखते एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन में से एक एमसीएल होगी। दोस्तों, आज मुझे पता है कि बहुत सख्त जरूरत है कम्युनिकेशन की। जरूरत है कि लोगों को या हमारे पूरे परिवार के सदस्य को, उद्योजकों को यह समझे कि हो क्या रहा है एमसीएल में। एमसीएल में फंडिंग के बारे में क्या हो रहा है, एमसीएल में बिजनेस को लेके क्या हो रहा है, या बिजनेस को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके क्या उनकी योजना है। ऐसे कम्युनिकेशन, प्रॉपर एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम की आज जरूरत है। ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इसके न होने की वजह से, ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि हमारे परिवार में कई अच्छे लोग हैं, जो लोग अपने लेवल पे लोगों को समझाने की, लोगों को ये सब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम न होने की वजह से कई सारी मिसकम्युनिकेशन की शुरुआत होती है, कई सारी अफवाहों की शुरुआत होती है, फिर अस्थिरता का निर्माण होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन की शुरुआत करें, जो अभी हो ही नहीं रहा। डायरेक्टर्स कॉन्टेक्टेबल नहीं है, डायरेक्टर्स के फोन बंद है, ऑफिस बंद है, स्टाफ नहीं ऑफिस में। और ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक वजह है, क्योंकि आज हमारे परिवार के लिए, आज हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस फंडिंग की हम शुरुआत करें और इस फंडिंग को ट्रैक पे लेके आए। बात सिर्फ लायबिलिटीज और रिफंड की नहीं है, बात उस बिजनेसेस की है जो हमें करने हैं हर लेवल पे, हर एमवीपी, हर एमएसएस के लेवल पे करने हैं, हमारे किसानों के लिए करने, हमारे महिलाओं के लिए करने, प्रकृति लिए करने। तो वो जो फंडिंग प्रॉपर ट्रैक पे लेना, ये अभी हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। और यही काम अभी डायरेक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये लीगल सिचुएशन बनी हुई है, डायरेक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है। इसलिए जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, वैसे ही एक बहुत ही एफिशिएंट ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम की भी शुरुआत होगी, ऑफिस की शुरुआत होगी, अच्छे स्टाफ की शुरुआत होगी। और मैं आपको कहता हूं कि हमारे परिवार में इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे कि आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं। ऊपर से आज सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजी हो, इतनी बेहतर बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि अब अभी रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स है। यानी आधी रात को भी अगर आप देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि सामने कोई मनुष्य हो, मशीन भी आपसे बात करेगी और आपको उस विषय के बारे में अपडेट देगी। इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम, इस तरह के ऑप्शंस आज अवेलेबल है। तो दोस्तों, वही करते हैं। एक बार इस फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, तो आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम कोशिश करेंगे उससे बेहतर एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत करें। और दोस्तों, सब कुछ जो हो रहा है ना, देखो, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे चैलेंजेस आज हम देख रहे हैं। इस सब कुछ जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के ऊपर भरोसा कीजिए। हर कोई चीज जो कुछ हो रही है ना, उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट गहरा कारण है। हर कोई चीज जो हो रही है ना, वो हमारे हाथ में नहीं, वो कुदरत करा रही है। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो हमें बेहतर करना चाहती, वो हमें ट्रेन करना चाहती, क्योंकि हम एक बहुत ही महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जो आज दुनिया में कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए,
ये जो कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक है, हम सभी लोग, हमने इस कंपनी की इसलिए नहीं शुरुआत की कि हमारे पास पैसा कमाने का कोई विकल्प नहीं था। और वैसे आप सभी लोग जो इतने साल से एमसीएल में हो, आप इसलिए नहीं आए कि सिर्फ पैसे कमाने। आपको भी बिजनेस के माध्यम से अपने गांव के लिए, अपने किसानों के लिए, प्रकृति के लिए, महिलाओं के लिए काम करना है। और इसलिए हम सब लोग जुड़े हुए, और ये इतना महान उद्देश्य है ना कि कोई नहीं कर रहा आज की तारीख। जिस तरह से डेडिकेटेड होकर एमसीएल में काम किया जा रहा है, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आज दुनिया में नहीं कोई कर रहा। आज हवा इतनी गंदी, इतनी खराब, इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा का प्रदूषण कौन काम कर रहा है, या उस हवा प्रदूषण को रोकने के लिए कैसे काम करना चाहिए, ऐसे सर्वसमावेशक या कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन किसके पास है? आज सदियों से हम जिन नदियों को माता समझ के पूछते हैं, आज क्या परिस्थिति है उस नदियों की? कितना प्रदूषण बढ़ रहा है उस पानी का, उस नदी का? कौन रोकेगा इसे? वो मिट्टी, जो मिट्टी हर एक जीव की उत्पत्ति है, वो मिट्टी जिससे जीव जंतु से लेके हम मनुष्य से लेके हर एक जीव की उत्पत्ति हुई है, आज उस मिट्टी की क्या परिस्थिति है? कौन रोकेगा इसे? हम रोकेंगे। हम अपने कार्य से इन सब चीजों को रोकेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे। और इसी उद्देश्य के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। इसी उद्देश्य के लिए हम सभी लोग एक हो गए, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये प्रकृति भी हमारी मदद कर, अच्छी तरह से मदद कर रही। ये जो कुछ हो रहा है ना पिछले 2-2.5 साल में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इस सब के पीछे कारण यह है कि प्रकृति हमें उस तरीका वो सक्षम करना चाहती है ताकि हम अब इस पर्पस को अचीव करें, इस पर्पस को पूरा करो। और ऐसा ही होने वाला है। हम सब मिलके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में करने वाले हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जिसने जो कुछ किया ना, उसने अपना रोल अदा किया है। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने गलत भी किया होगा ना, तो उस गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमें उससे कुछ सीख मिली है, कुछ ट्रेनिंग हमारी हुई है। और आने वाले दिन में बहुत बेहतर ऐसा कंट्रीब्यूट, ऐसा काम हम सब लोग करने वाले हैं। दोस्तों, एक एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। देखिए, ये फंडिंग की शुरुआत हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत हो जाएगी, और ये फंडिंग ट्रैक पे आएगी। इसके बाद हमारे परिवार को, हमारे सभी सभी उद्योजकों को लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज आने वाला है। देखो, मुझे पता है इतने पिछले 2-2.5 सालों में हजारों उद्योजकों ने, हमारे परिवार के हजारों सदस्य ने, मेंबर्स ने कई सारी जगह पे ईश्वर को प्रार्थना की होगी, मन्नतें मांगी होगी, संकल्प किया होगा, नवस किए होंगे कि आप एमसीएल का काम करो, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे। और जब ये काम होता नहीं टाइम पे, तो आपने गुस्सा भी किया होगा, आपने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ झगड़ा भी किया होगा कि क्यों नहीं कर रहा है, तो इतने दिन हो गए, क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ? तो सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, कारण है इसके पीछे। अभी जो सरप्राइज आएगा, वो सरप्राइज आने के बाद ये जो ईश्वर और भगवान के प्रति आपका विश्वास 100 गुना बढ़ने वाला है। ऐसा काम, ऐसा सरप्राइज होने वाला है। और फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ जो हुआ ना, उसके पीछे कितना गहरा इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, आज हम सभी लोग किसी ना किसी मुश्किल का सामना कर, मुझे पता है कि सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, कि हमारे कई उद्योजक हैं जो आज अपने लेवल पे, अपने अपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग परेशानियों का, संकट का, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम होने के बाद आपकी जो परिस्थिति है, उसमें आपने ऐसे इस तरह से इस मुश्किल दौर का सामना किया, और उसके बाद जैसे आप उभर के आए हो, ये आपको पता चलेगा कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इतने दिन हो गए सर ये नहीं हुआ था, या इसने ये सब कुछ किया, ये क्यों किया। यह आने वाले दिनों में आपको पता चले। सरप्राइज इतना ग्रेट होने वाला है कि आपको ईश्वर के प्रति 100 गुना आपका विश्वास भी बढ़ेगा, और ये सब कुछ जो हुआ उसके कारण भी आपको समझेंगे, आपको अपने खुद को समझेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति बहुत यूनिक होगी, आपकी अपनी होगी। तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। और ये जो नए पर्व की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये फंड की शुरुआत होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, उसके बाद एक नए पर्व, एक बिजनेस की हम बात करते हैं हमेशा। तो दोस्तों, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। देखो, अगर हम बिजनेस की बात करें ना, तो ये नए पर्व में हमारा उद्देश्य क्या है कि इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से बचाना।
इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था को नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे दुनिया को लेके जाना। तो जब एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे दुनिया जाएगी, जो कंपलसरी है, देखो दूसरा कोई तरीका ही नहीं सस्टेनेबिलिटी का। जिस तरह से ये दुनिया हजारों लाखों करोड़ों सालों से चलती आ रही है ना, दूसरा तरीका नहीं है। ये कृषि आधारित ही करनी होगा, तब ये सस्टेनेबल हो। तो ये करेंगे और पूरी दुनिया को जाना होगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे। और वो जब जाएंगे ना, तब ऐसा देश जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, जो सस्टेनेबल ईंधन बनाएगा, जो सस्टेनेबल खाना बनाएगा, जो सस्टेनेबल चीजें बनाएगा, वो भारत ही है। कंपलसरी भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएगा इस नए फेज में। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं, देखो इस अर्थव्यवस्था के इसमें भारत दुनिया का नेतृत्व फिर से करे। भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में, इस नए फेज में। लेकिन दूसरे कुछ क्षेत्र है कि जिसमें भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। दूसरा क्षेत्र है ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज ज्ञान विज्ञान या टेक्नोलॉजी को लेके कई सारे इनोवेशंस होते हैं, हर दिन हो रहे हैं। आज अभी एआई का जमाना है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कई लोग चिंतित भी है कि क्या होगा हमारे सेक्टर्स, आईटी, इधर एम्प्लॉयमेंट के साथ सब ये भी होगा। और बहुत धूम ऐसी मची है। दोस्तों, जो कुछ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी क्षेत्र हो, इससे कई ज्यादा इनोवेशन, कई ज्यादा ज्ञान, नॉलेज हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, जो एक्चुअली साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और इसका कारण मैं आपको बोलता हूं। हमारे उनकी सोच के अनुसार ये जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं ना, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, वो बेसिकली हम प्रकृति के नियमों को बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हैं बस। सपन या सेब अगर नीचे गिर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो गुरुत्वाकर्षण हमेशा था। एआई की जैसी बात है ना, तो एआई हमेशा एक प्रकृति के नियम पर चलने वाली चीज है। तो ये प्रकृति के नियम क्या है, किस तरह से उनको समझा जाता है, इसके हर क्षेत्र में, यानी चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हर चीज में, मैथ्स हो, हमारे पूर्वजों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज दुनिया के सामने रखी है। आने वाले दिनों में ये ज्ञान विज्ञान में भी हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। एआई की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एआई क्या है, कितना लिमिटेशन, वो हम लोग आने वाले दिनों में उसकी बात करें। लेकिन उसके बहुत नेक्स्ट लेवल का नॉलेज हमारे ऋषियों ने सैकड़ों सालों पहले तैयार करके रखा है, मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा क्षेत्र, जो क्षेत्र मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस ज्ञान विज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें अपना देश, अपना भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, वो होगी विचारधारा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया को एक अच्छे विचारधारा की जरूरत है। और हम उस देश में रहते हैं, हमारे भारत देश में, जिस भारत देश ने हजारों सालों पहले पूरी दुनिया को एक विचार दिया है, एक सोच दी है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है, एक कुटुंब है। और उसमें हर जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी, हर एक उस परिवार के सदस्य है। और इस परिवार के प्रमुख मनुष्य है, जिसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे सभी सदस्यों का हम ख्याल रखें। इसलिए तो इतना बड़ा ब्रेन दिया है हमें। और ये सोच की, इस विचारधारा की तो बहुत ज्यादा जरूरत है आज दुनिया को। हम देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू देश क्या कर रहे हैं। जो बड़े बड़े देश के वहां बैठे हुए जो लोग हैं, जो शासक है, वो आज क्या सोच रहे हो, किस लेवल पे, किस दिशा में दुनिया को लेके जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, इजराइल हो। और ऐसी परिस्थिति में बहुत जरूरत है दुनिया को एक सही विचारधारा, सही सोच की तरफ लेके जाने की। तो ये नया जो पर्व है ना, नई फेज है, वो बात सिर्फ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की नहीं है। ये बात है उस ज्ञान विज्ञान की, जिसे समझने की जरूरत है। ये बात है उस सोच की, विचारधारा की, जो अपनाने की जरूरत है। और इस नए फेज में भारत वो नेतृत्व करेगा। भारत ना कि सिर्फ नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन हर क्षेत्र में, और हमेशा करता आया है। हमेशा भारत ने मोर देन 90% ऑफ द टाइम भारत ने हमेशा दुनिया को सही सोच दी है, सही राह दिखाई, सही नॉलेज दिखाया। और उसी की शुरुआत हम करेंगे। एमसीएल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सभी नए पर्व में होगा। और इसीलिए शायद कुदरत हमें ट्रेन कर रही है। बहुत जल्द इस फेज की शुरुआत होगी, इस नए पर्व की शुरुआत होगी।
हम मिलकर अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश हर क्षेत्र में इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एनसीएल। थैंक यू सो मच श्याम सर, and thank you so much Mitali ma'am, thank you so much Suraj sir, and thank you so much MCL webinar team, Priyesh ji, Santram ji, Ashish ji, Varsha madam and Prajakta madam, and thank you so much consultant, senior consultant, MSS, MVP, channel partners and all my farmers। और दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज के वेबिनार में श्याम सर ने जो चीजें हमें बताई, कहते हैं ना कि समय कमजोर हो सकता है बट हम कमजोर नहीं हो सकते, स्थिति कमजोर हो सकती है। बोलते ना, जब ऐसी स्थिति जब आती है तो हमें बहुत गंभीर बना देती है, बहुत, और आपको इस दुनिया का शक्ल दिखा देती है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन है संकट में, आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप को क्या बोलते हैं ना कि हमेशा धैर्य बनाना जरूरी है। थोड़ी सी बोलते हैं ना कि अंदर से एक आवाज आती है कि तू कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें है ना अपने अंदर के जुनून को जगाना होगा। और प्लस एक ही चीज कहूंगा, हर चीज का इलाज होता है, हर जहर का इलाज होगा। अगर कान में किसी ने जहर भर दिया ना तो उसका इलाज नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे समय पर हमें एकजुट होकर एमसीएल का साथ देकर और अपने हर सपने को मजबूत बनाना है, अपने हर किसान को मजबूत बनाना है, जिसे हमने बुना था, और हमारे हर समाधान होगा और एमसीएल हर चीज को आगे लेकर आएगा। और जैसे कि वादा किया है शाम सर ने कि जल्दी ही ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आने वाले जिसने हमने अपेक्षा तक नहीं की है। तो बेफिक्र रहिए, हम एकदम सेफ हैंड में। कहते हैं ना कि वाई टू फियर व्हेन एमसीएल इज हियर। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी ना घबराएं, बने रहें, डटे रहें और हमेशा एमसीएल के साथ लगे रहें। और 2 लाइनों के माध्यम से वेबिनार खत्म करूंगा। तुम्हारी सोच के साचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के साचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। एमसीएल को भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारे लहू से ये एमसीएल का लोहा पिघल नहीं सकता, एमसीएल का लोहा पिघल नहीं सकता। तो दोस्तों लेता हूं विदा आप सभी से और मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नए स्पीकर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, क्योंकि हम सबको इस मिट्टी का वास्ता है। एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम का रास्ता है। तो दोस्तों यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।